नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम रीट मेंस 2026 के लिए जीव विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहे हैं, मानव में लैंगिक जनन और खास करके नर जनन तंत्र। जी बिल्कुल, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। सर, परीक्षा के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? मतलब किस तरह के सवाल आते हैं? देखिए, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर पे नर जनन तंत्र की जो बनावट है, अलग-अलग अंगों के काम और हाँ, शुक्राणु प्रवाह का जो क्रम है, उस पर। तो हम पाठ्यक्रम की हर एक पंक्ति को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्योंकि रीट परीक्षा में कहीं से भी कोई भी लाइन उठाकर प्रश्न बना सकते हैं। जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। पहली पंक्ति है, इसमें नर एवं मादा दो जीव जनक मिलकर संतति उत्पन्न करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि संतान पैदा करने के लिए दो पेरेंट्स, एक नर और एक मादा, इनकी जरूरत होती है। जी सर, यानी इसमें दो अलग-अलग जनक शामिल होते हैं। बिल्कुल। जैसे अलैंगिक जनन में एक ही होता है, ये उससे अलग है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। अब दूसरी पंक्ति, इसमें युग्मक निर्माण, निषेचन प्रक्रिया, युग्मनज निर्माण होते हैं। यानी पहले गैमेट मतलब युग्मक बनते हैं, फिर उनका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है और फिर उससे जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। ये पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन का आधार है। अच्छा, युग्मक मतलब पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में अंडाणु हुए, है ना सर? और युग्मनज मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली कोशिका बनती है। एकदम सही, बिल्कुल। आरईटी में ये युग्मक और युग्मनज की परिभाषा ये पूछी जा सकती है। अब तीसरी पंक्ति देखिए, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। सर, यहाँ समान लिखा है, तो क्या इसका मतलब है कि वो बिल्कुल कॉपी होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं। यहाँ समान का मतलब है कि संतान में माता पिता दोनों के गुण आते हैं, एक तरह से उनका मिश्रण होता है। वो दिखने में यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता जैसी तो होती है, पर एकदम कॉपी नहीं होती। इसी वजह से तो विविधता आती है ना। अच्छा, ठीक है। यानी उनमें माता पिता दोनों के गुणों का मिश्रण होता है, लेकिन वो अपने आप में यूनिक होते हैं। समझ गई सर। ठीक है, तो लैंगिक जनन की ये बेसिक बातें समझने के बाद अब हम आते हैं मानव जनन तंत्र पर। पहली पंक्ति है, मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें लैंगिक द्विरूपता होती है। सर, ये लैंगिक द्विरूपता ये क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसका मतलब है कि नर और मादा जो हैं वो बाहरी रूप से देखने में अलग-अलग होते हैं। उनके शारीरिक लक्षणों में साफ अंतर दिखाई देता है। जी सर, मतलब हम बाहर से देखकर ही बता सकते हैं कि कौन पुरुष है और कौन महिला। हाँ बिल्कुल। और अगली पंक्ति इसी बात को और साफ करती है, अर्थात नर तथा मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। मनुष्यों में तो ये बहुत स्पष्ट होता है। जी सर, ये तो स्पष्ट है। आगे देखिए, नर में शिश्न, पीनिस व वृषण कोश स्क्रोटल सैक पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। नर में ये केवल अवशेषी रूप में होती है। जी। तो ये कुछ मुख्य बाहरी अंतर हैं जो सीधे जननांगों से जुड़े हैं। जी, पुरुषों में शिश्न और वृषणकोश और स्त्रियों में विकसित स्तन ग्रंथियां, ये तो हो गए प्राथमिक बाहरी अंतर। और कुछ दूसरे लक्षण भी होते हैं जिन्हें हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। देखिए अगली पंक्ति, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ की उपस्थिति, आवाज भारी होना आदि लक्षण पाए जाते हैं। जी सर, जैसे पुरुषों में भारी आवाज और दाढ़ी मूंछ का आना। हाँ, जबकि स्त्रियों में महीन आवाज, कोमल त्वचा तथा नितंबो बटक्स के क्षेत्र में वसा जमाव के कारण श्रोणि क्षेत्र का अधिक विकसित होना आदि प्रमुख लक्षण होते हैं। ये लक्षण प्यूबर्टी के समय मतलब यौवनारंभ में हार्मोन्स के असर से विकसित होते हैं। रीट में ये प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में अंतर पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर, और स्त्रियों में फिर पतली आवाज, स्किन का सॉफ्ट होना और श्रोणि क्षेत्र का विकसित होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। समझ गए सर। बहुत अच्छे। अब विशेष रूप से नर जनन तंत्र के जो घटक हैं उनको देखते हैं। पहली पंक्ति, नर जनन तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं, प्राथमिक जननांग तथा सहायक जननांग। ये वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन रीट के लिए महत्वपूर्ण है। प्राथमिक और सहायक जननांग, सर इनमें क्या अंतर है? मतलब काम के आधार पर? हाँ बिल्कुल, काम के आधार पर। प्राथमिक जननांग वो होते हैं जो सीधे युग्मक बनाते हैं, यानी पुरुषों में शुक्राणु और साथ ही नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं। देखिए अगली पंक्ति, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण टेस्टीज प्राथमिक जननांग या जनदों गोनैड्स के रूप होते हैं। जी सर,
तो वृषण यानी टेस्टिस यही प्राथमिक जननांग हुए। इनका मुख्य काम हुआ शुक्राणु और हार्मोन बनाना। ये तो रीट में सीधा सवाल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और जो सहायक अंग हैं वो शुक्राणुओं के ट्रांसपोर्ट, उनके पोषण और मैथुन क्रिया में मदद करते हैं। अगली पंक्ति में इनकी पूरी लिस्ट है। इसके अतिरिक्त कई सहायक जननांग, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मुख्यतः वृषण कोश, स्क्रोटल सैक, अधिवृषण, एपिडिडिमिस, शुक्रवाहिनियां, वैस डिफरेंस व प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड एवं शिश्न, पीनस के रूप में पाई जाते हैं। फिर ये ग्रंथियां प्रोस्टेट, काउपर और शिश्न, ये सब सहायक अंगों में आते हैं। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे अब। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले वृषण यानी टेस्टिस की बात करते हैं। पहली पंक्ति देखिए। पुरुष में एक जोड़ी गुलाबी तथा अंडाकार वृषण उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य वृषण कोश स्क्रोटम में स्थित होते हैं। यहां ध्यान देना कि ये उदर गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। जी, शरीर के बाहर वृषण कोश में। सर, ऐसा क्यों होता है? ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं? ये जरूर महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण अगली ही पंक्ति में है और ये रीड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। अच्छा, शरीर के तापमान से भी 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान चाहिए शुक्राणु बनने के लिए। ओह, ये तो याद रखना ही होगा। इसका मतलब शुक्राणु बनना बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है। बिल्कुल। ये तापमान का अंतर स्वस्थ शुक्राणुओं के विकास के लिए एकदम जरूरी है। अब वृषण कोश की दीवार को देखिए। वृषण कोश की दीवार लचीली, पतली तथा रोमयुक्त होती है एवं इसके भीतर अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर होता है, जिसे डार्टोस पेशी कहते हैं। जी सर, डार्टोस पेशी। ये तापमान को कंट्रोल करने में कैसे मदद करती है सर? ये डार्टोस पेशी क्या करती हैं? तापमान के हिसाब से सिकुड़ती या फैलती है। जैसे सर्दी में सिकुड़कर वृषण को शरीर के पास ले आती है ताकि गर्मी मिले, और गर्मी में फैलकर दूर ले जाती है। इस तरह वृषण कोश के अंदर का तापमान सही बना रहता है। अब वृषण के ऊपर जो कवरिंग होती है, आवरण, उनको देखो। वृषण 3 आवरणों द्वारा आवृत रहता है। सबसे बाहरी ट्यूनिका वेजाइनालिस, मध्य में ट्यूनिका एल्बोजेनिया व सबसे भीतरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इन तीनों के नाम रीड के लिए याद रखने होंगे। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जी सर, नाम याद रखूंगी। वेजाइनलिस, अल्ब्यूजिनिया, वेस्कुलोसा। इनमें से जो बीच वाली परत है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वो थोड़ी खास है क्योंकि वो अंदर की तरफ धंसकर वृषण को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है। देखो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया स्तर स्थान स्थान पर वृषण में धंसकर वृषण पट्टियों सेप्टुला टेस्टिस का निर्माण करता है। प्रत्येक वृषण 250 से 300 कक्ष लोब्यूल्स में विभक्त रहता है। ये संख्या 250 से 300 कक्ष ये रीट के एमसीक्यू के रूप में पूछी जा सकती है। जी, 250 से 300 कक्ष या लोब्यूल्स। तो एक तरह से ये वृषण की फंक्शनल यूनिट्स जैसी हो गई। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं कक्षों के अंदर असल में शुक्राणु निर्माण का काम होता है। अगली पंक्ति देखो। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। तो शुक्राणु असल में इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। ये जगह रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है शुक्राणु कहाँ बनते हैं। शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है सर, ये शुक्राणु निर्माण का वास्तविक स्थान है। जी सर। अब इन नलिकाओं के अंदर की बनावट भी खास है। अगली पंक्ति। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती हैं, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं, शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं मतलब स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं। सर, इनके काम क्या क्या है अलग अलग? हाँ, बिल्कुल। पहली हैं शुक्राणुजनीय कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया। देखो, शुक्राणुजनीय कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, इनके द्वारा शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणुओं, स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो यही वो कोशिकाएं हैं जो डिवाइड होकर मैच्योर होकर शुक्राणु बनाती हैं। जी, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं। इस प्रोसेस को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरी हैं सर्टोली कोशिकाएं। इनके कई महत्वपूर्ण काम हैं। अगली पंक्ति देखो। सर्टोली कोशिकाएं विकासशील जनन कोशिकाओं, शुक्राणुओं को सुरक्षा, आलंबन
तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ शुक्राणु पूर्व कोशिका के अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करती हैं। एक तरह से ये नर्स सेल्स हैं जो बनते हुए शुक्राणुओं की देखभाल करती हैं। अच्छा, सुरक्षा भी, सहारा भी, पोषण भी और सफाई भी, ये तो बहुत सारे काम करती हैं शुक्राणुओं के लिए। समझ गई सर। सर्टोली कोशिकाओं का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हार्मोनल कंट्रोल से जुड़ा है और आरईटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा शुक्राणु उत्पादन प्रेरित करने वाले हार्मोन एफएसएच की क्रिया का नियमन करने हेतु इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का भी स्रावण किया जाता है। इनहिबिन हार्मोन ये सर्टोली कोशिकाएं बनाती हैं और एफएसएच को कंट्रोल करता है। ये तो फीडबैक मैकेनिज्म जैसा हुआ। जी सर, ये नोट कर लिया मैंने। इनहिबिन हार्मोन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। क्षेत्र को अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। ये नलिकाओं के बीच का स्पेस है। अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस। जी सर। इस स्पेस में क्या होता है सर? देखो, इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं, लाइडिक सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं या लाइडिक सेल्स, ये क्यों महत्वपूर्ण है सर? इनका क्या काम है? इनका काम पुरुषों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और रीट परीक्षा के लिए भी। अगली पंक्ति देखो जी। जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है, जिसके कारण पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जनन ग्रंथियों का विकास होता है। ओह अच्छा, तो पुरुषों का जो मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो इन लीडिंग कोशिकाओं में बनता है और यही फिर दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज और बाकी जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण। अब शुक्राणु बनने के बाद उनका रास्ता देखते हैं, वो वृषण से बाहर कैसे निकलते हैं। देखो, शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वृषण की सतह के पास प्रारंभ होकर कम कुंडलित होते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर सीधी होकर छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में खुल जाती है, जिसे वृषण जालक यानी रीटेड टेस्टिस कहते हैं। अच्छा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणु निकलकर पहले वृषण जालक यानी रेटे टेस्टिस में आते हैं, जो एक नेटवर्क जैसा है। बिल्कुल, एक जाल जैसा। अब वृषण जालक से आगे देखो, इससे लगभग 15-20 संवलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें शुक्रवाहिकाएं या अपवाही वाहिनिकाएं कहते हैं। जी, रेटे टेस्टिस से फिर निकलती हैं 15-20 शुक्रवाहिकाएं या वासा एफरेंशिया। ये शुक्राणुओं को वृषण से बाहर ले जाती हैं। हाँ, और ये नलिकाएं आखिर में कहाँ खुलती हैं? अगली पंक्ति। ये नलिकाएं वृषण की अग्र या ऊपरी सतह पर पहुंचकर एक लंबी अधिवृषण या एपिडिडाइमिस नलिका एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। तो अगला स्टॉप है एपिडिडाइमिस। वासा एफरेंटिया से शुक्राणु अब एपिडिडाइमिस में जाते हैं। जी सर, समझ गई। अब एपिडिडाइमिस के बारे में जानते हैं। ये भी एक सहायक अंग ही है। पहली पंक्ति, यह एक पतली, लगभग 6 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित, चपटी तथा अर्धविराम कॉमा के आकार की नलिका है। यहाँ इसकी लंबाई देखो, 6 मीटर। ये आरईटी एमसीक्यू के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 6 मीटर लंबी, इतनी लंबी नलिका वृषण के पास इतनी सी जगह में कैसे फिट होती है सर? और कॉमा के आकार की? हाँ, ये बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, मतलब कॉइल्ड होती है, इसीलिए इतनी कम जगह में समा जाती है। और ये लंबाई जरूरी है क्योंकि ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ने और परिपक्व होने के लिए काफी समय और सतह देती है। अगली पंक्ति देखो, इसके कुंडल संयोजी ऊतक द्वारा परस्पर चिपके रहते हैं। ये इसकी बनावट का हिस्सा है। जी सर, मतलब बहुत सारी ट्यूब्स आपस में चिपकी हुई हैं कनेक्टिव टिश्यू से। हाँ, इसके 3 हिस्से होते हैं। अगली पंक्ति, इस नलिका को 3 भागों में बांटा गया है: शीर्ष कैपुट, मध्य कॉर्पस, पुच्छक कौड़ा। शीर्ष कैपुट, मध्य कॉर्पस और पुच्छक कौड़ा। कैपुट, कॉर्पस, कौड़ा। जी सर। और इसका काम वो रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली पंक्ति देखो, एपिडिडाइमस शुक्राणुओं का संग्रह करता है तथा यहीं पर शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन भी होता है। संग्रह मतलब स्टोरेज और क्रियात्मक परिपक्वन मतलब फंक्शनल मैचुरेशन। सर, ये क्रियात्मक परिपक्वन का क्या मतलब है? क्या वो वृषण में पूरी तरह मैच्योर नहीं होते? सही सवाल है। वृषण में जब शुक्राणु बनते हैं तब उनमें गति करने की और अंडाणु को निषेचित करने की पूरी क्षमता नहीं होती। एपिडिडाइमस में रहते हुए जब वो इस 6 मीटर लंबी ट्यूब से गुजरते हैं तब वो गतिशीलता यानी मोटिलिटी और निषेचन क्षमता यानी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी हासिल करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्रियात्मक परिपक्वन कहते हैं। ये रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फंक्शनल मैचुरेशन कहाँ होता है। अच्छा,
तो शुक्राणु असल में तैरना और फर्टिलाइज करना एपिडिडाइमिस में सीखते हैं और यहाँ स्टोर भी होते हैं। अब समझ आया सर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हुई। बिल्कुल। एपिडिडाइमिस के बाद अगली ट्यूब है शुक्रवाहिनी यानी वास डेफरेंस। पहली पंक्ति, शुक्रवाहिनी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। 45 सेंटीमीटर लंबे? ठीक है सर, ये एपिडिडाइमिस को आगे कहीं जोड़ती होगी। हाँ, देखो ये कहां से शुरू होती है। पुच्छक अधिवृषण कम कुंडलित तथा मोटी नलिका के रूप में सीधी होकर शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। यानी ये एपिडिडाइमिस के पुच्छक मतलब कौड़ा वाले हिस्से से निकलती है। जी, एपिडिडाइमिस के पूंछ वाले भाग कौड़ा से शुक्रवाहिनी शुरू होती है। अब इसका रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। शुक्रवाहिनी अधिवृषण के पश्च भाग से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर वंक्षण नाल यानी इंग्विनल कैनाल से होकर उदर गुहा में मूत्राशय के पश्च तल पर नीचे की ओर मुड़कर चलती हुई अंत में एक फूला हुआ भाग तुम्बिका बनाती है। ओके, तो ये पहले ऊपर जाती है इंग्वाइनल कनाल से होकर पेट में, फिर मूत्राशय की तीछी नीचे आती है और फूलकर एम्प्यूला बनाती है। ये रास्ता याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये वंक्षण नाल वही रास्ता है जहां से भ्रूण अवस्था में वृषण नीचे उतरते हैं। अब इस तुम्बिका या एम्पुला में क्या होता है, अगली पंक्ति देखो। यहां शुक्राशय सेमिनल वेसिकल की छोटी वाहिनी आकर खुलती है। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल ये एक सहायक ग्रंथि है ना सर, तो उसकी ट्यूब यहाँ एम्प्यूला में खुलती है। हाँ, शुक्राशय एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक ग्रंथि है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जब शुक्रवाहिनी का एम्प्यूला और शुक्राशय की वाहिनी मिलती हैं तो क्या बनता है, अगली पंक्ति देखो। दोनों के मिलने से एक स्खलनीय वाहिनी यानी इजैकुलेटेड डक्ट का निर्माण होता है। शुक्रवाहिनी की तुम्बिका प्लस शुक्राशय वाहिनी इज इक्वल टू स्खलनीय वाहिनी यानी इजैकुलेटरी डक्ट। जी सर। तुम्बिका का एक और काम भी है। तुम्बिका में शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है, मतलब स्खलन से ठीक पहले। जी, अस्थायी संग्रह, टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है। अब ये जो स्खलनीय वाहिनी बनी ये कहाँ खुलती है, अगली पंक्ति। स्खलनीय वाहिनियां अंत में मूत्रमार्ग यूरेथ्रा में आकर खुलती हैं। यहीं पर मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जनन पथ और मूत्र पथ आपस में मिल जाते हैं। स्खलनीय वाहिनी मूत्रमार्ग यूरेथ्रा में खुलती है। ठीक है सर। तो अब हम आते हैं मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा पर। पहली पंक्ति, मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर स्खलनी वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका या मूत्रमार्ग यूरिनोजेनाइटल डक्ट या यूरेथ्रा बनाती है। पुरुषों में इसे मूत्र जनन नलिका भी कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। जी, मूत्र जनन नलिका, क्योंकि पुरुषों में यह मूत्र और वीर्य दोनों के निकलने का रास्ता है, महिलाओं में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही। ये पॉइंट रीट में पूछा जा सकता है कि पुरुषों में मूत्र और वीर्य का कॉमन पाथवे कौन सा है। अब इसकी लंबाई देखो, ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो शिश्न के शिखर भाग पर मूत्र जनन छिद्र यूरिनोजेनाइटल एपरेचर द्वारा बाहर खुलती है। मूत्र मार्ग मूत्र एवं वीर्य दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। जी सर, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन, ये याद रहेगा। बहुत अच्छे। अब हम उन ग्रंथियों पर आते हैं जो शुक्राणुओं के ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। सहायक जनन ग्रंथियां, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। पहली पंक्ति, पुरुषों में मुख्यतः 3 प्रकार के सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है जो कि अपने स्राव मूत्र मार्ग में छोड़ती हैं। 3 तरह की ग्रंथियां, प्रोस्टेट, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि, और इनका सिक्रीशन मतलब स्राव मूत्र मार्ग में जाता है। हाँ, ये स्राव करते क्या हैं? देखो, ये सभी स्रावी पदार्थ अधिवृषण तथा शुक्राशय द्वारा स्रावित पदार्थों एवं शुक्राणुओं में मिलकर शुक्र द्रव या वीर्य सीमेन का निर्माण करते हैं। अच्छा, तो इन ग्रंथियों के स्राव और शुक्राणु मिलकर वीर्य यानी सीमेन बनाते हैं। तो वीर्य सिर्फ शुक्राणु नहीं होता, उसमें इन ग्रंथियों का लिक्विड पार्ट भी होता है। हाँ, असल में वीर्य का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं ग्रंथियों का स्राव होता है। ये तरल शुक्राणुओं को पोषण देता है, उन्हें तैरने में मदद करता है और महिला जनन पथ में उनकी सुरक्षा भी करता है। वीर्य के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें REMCQ के लिए याद रखनी है। पहली, वीर्य की pH 7.4 हल्का क्षारीय होती है। pH 7.4 मतलब स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का क्षारीय। ये शायद योनि की अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है ना सर? बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल। और दूसरा फैक्ट शुक्राणुओं की संख्या के बारे में है। वीर्य में सामान्य शुक्राणु संख्या 20 से 120 मिलियन शुक्राणु प्रति मिलीलीटर होती है। ये रेंज भी याद रखनी है। 20 से 120 मिलियन प्रति ml। जी सर, ये दोनों आंकड़े
पीएच और स्पर्म काउंट महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों ग्रंथियों को एक एक करके देखते हैं। पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की लोकेशन देखो। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। ये मूत्राशय के ठीक नीचे होती है और मूत्र मार्ग इसके बीच से होकर गुजरता है। अखरोट के आकार की होती है लगभग। जी, मूत्र मार्ग के बेस पर ब्लैडर के नीचे। इसका स्राव कैसा होता है और वीर्य में कितना हिस्सा बनाता है? अगली पंक्ति, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा हल्के सफेद क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावण किया जाता है, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। हल्का सफेद, क्षारीय तरल और वीर्य का लगभग 1/4 से थोड़ा ज्यादा 25-30% भाग। इस तरल में कई पदार्थ होते हैं, जिनमें मुख्य हैं। इस तरल में फॉस्फेटेज, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। आरईटी के लिए आप सिट्रेट याद रख सकते हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण देता है, और फाइब्रिनोलाइसिन, जो वीर्य को जमने के बाद पतला करने में मदद करता है। सिट्रेट, फॉस्फेटेज, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन। जी सर, मुख्य रूप से सिट्रेट और फाइब्रिनोलाइसिन। अब इसका काम देखो, ये शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है एवं वीर्य के स्खलन को रोकता है। मतलब ये शुक्राणुओं की एक्टिविटी उनकी मोटिलिटी को बढ़ाता है और वीर्य को जमने से रोकता है, या जमने के बाद उसे लिक्विफाई करता है। शुक्राणुओं को एक्टिवेट करना और वीर्य के क्लॉटिंग को रेगुलेट करना। जी सर, और एक आम समस्या जो ज्यादा उम्र में देखने को मिलती है, अधिक आयु में प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाता है, जिससे मूत्र विसर्जन में कठिनाई होती है। क्योंकि मूत्र मार्ग इसके बीच से गुजरता है। जी। तो जब ये बढ़ती है तो मूत्र मार्ग दब जाता है। जी सर। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसे बीपीएच कहते हैं, जी। इससे पेशाब करने में दिक्कत होती है। अब दूसरी सहायक ग्रंथि शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स। देखो ये कहाँ होती है? ये मूत्राशय की सतह एवं मलाशय के बीच में स्थित एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना है। ये ग्रंथि पैर में होती है, मतलब एक जोड़ी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। जी सर। ये कैसा तरल निकालती है? अगली पंक्ति, यह एक चिपचिपे तरल पदार्थ का स्रावण करने वाली ग्रंथि है। चिपचिपा, विस्कस लिक्विड। और वीर्य में इसका योगदान सबसे ज्यादा है। ये रीढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। शुक्राशयों का स्राव वीर्य का 60% भाग बनाता है। 60%, यानी वीर्य का आधे से ज्यादा हिस्सा शुक्राशय से ही आता है। ये तो जरूर याद रखना होगा। इसके स्राव में जो मुख्य चीजें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फ्रक्टोज, शर्करा तथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स गति प्रदान होते हैं। फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनके क्या काम है सर? फ्रक्टोज का नाम तो सुना है, ये शुगर है। हाँ, फ्रक्टोज का काम रीढ़ में सीधा पूछा जा सकता है। देखो, फ्रक्टोज शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ये शुक्राणुओं का मुख्य भोजन है, जिससे उन्हें तैरने के लिए एनर्जी मिलती है। फ्रक्टोज से शुक्राणुओं को एनर्जी मिलती है। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज इज द फ्यूल। बिल्कुल। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स महिला जनन पथ में संकुचन पैदा करते हैं, जिससे शुक्राणुओं को ऊपर जाने में मदद मिलती है। इसके स्राव की क्षारीय प्रकृति का भी एक महत्वपूर्ण काम है। क्षारीय प्रकृति के कारण ये स्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। अच्छा, तो ये शुक्राणुओं को योनि के एसिडिक माहौल से बचाता है? जी सर, समझ गई। तो शुक्राशय का योगदान सबसे ज्यादा है और फ्रुक्टोज देता है। अब तीसरी और आखिरी सहायक ग्रंथि काउपर की ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। इसकी लोकेशन देखो। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे मूत्रमार्ग के दोनों पार्श्व में एक जोड़ी छोटी अंडाकार ग्रंथियां स्थित होती हैं, जिन्हें काउपर की ग्रंथि कहा जाता है। ये भी जोड़ी में होती हैं, प्रोस्टेट के नीचे, मूत्रमार्ग के दोनों तरफ। मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं। काउपर ग्रंथि प्रोस्टेट के नीचे, मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक जोड़ी। ठीक है सर। इसका स्राव कब और कैसा होता है? अगली पंक्ति, मैथुन के समय इन ग्रंथियों के द्वारा एक गाढ़ा, चिपचिपा तथा क्षारीय पारदर्शी तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है। इसे प्री एजैकुलेट भी कहते हैं, जो वीर्य स्खलन से पहले निकलता है। मैथुन के समय गाढ़ा, चिपचिपा, क्षारीय और ट्रांसपेरेंट लिक्विड। जी सर। इसके 3 मुख्य काम हैं, जो रीट में पूछे जा सकते हैं। पहला, जो मूत्रमार्ग को चिकना बनाता है। मतलब यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है। मूत्रमार्ग को चिकना बनाना, ताकि वीर्य आसानी से पास हो सके। दूसरा काम, तथा मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। मतलब यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है। मूत्रमार्ग की एसिडिटी खत्म करना, क्योंकि पेशाब के कुछ अंश रह सकते हैं जो एसिडिक होते हैं, तो ये उनको न्यूट्रलाइज करके शुक्राणुओं को बचाता है। बिल्कुल सही। और तीसरा काम,
यह तरल मादा को योनि की चिकना कर मैथुन क्रिया को सुगम बनाता है, यानी इंटरकॉर्स के दौरान लुब्रिकेशन में भी मदद करता है। योनि को चिकना बनाना और मैथुन को आसान बनाना। जी सर, काउपर ग्रंथि की ये तीनों काम समझ आ गए, ल्यूब्रिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन। बहुत अच्छे। अब आखिरी सहायक अंग पर आते हैं, शिश्न, पेनिस। पहली पंक्ति, मनुष्य व अन्य स्तनियों में वृषण कोशों के बीच में उदर से लटका हुआ एक लंबा बेलनाकार इरेक्टाइल तथा अत्यधिक संवहनी रिचली वैस्कुलराइज्ड मैथुनंग पाया जाता है, जो शिश्न कहलाता है। ये बाहरी मैथुनंग है। जी सर, शिश्न बाहरी मैथुनांग, उत्थापनशील मतलब इरेक्टाइल, जिसमें उत्तेजना के समय रक्त भर जाता है, और वैस्कुलराइज्ड मतलब इसमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। हाँ, इसका मुख्य काम मूत्र को बाहर निकालना और मैथुन के दौरान वीर्य को मादा जनन पथ में पहुंचाना है। अब हम नर जनन तंत्र के शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पर आ गए हैं, जहां से रीट मेंस में सवाल आने की बहुत संभावना रहती है। वो है शुक्राणुओं का प्रवाह पथ, मतलब शुक्राणु बनने से लेकर शरीर से बाहर निकलने तक किस रास्ते से गुजरते हैं। इसका क्रम बिल्कुल सही याद होना चाहिए। जी सर, मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ। ये क्रम जरूर पूछा जा सकता है। देखो, पाठ्यक्रम में जो क्रम दिया है वो इस प्रकार है। शुक्राणु या वीर्य बनने के बाद जो मार्ग से बाहर निकलता है, उसका क्रम इस प्रकार है। जी, अब ध्यान से सुनो और याद करने की कोशिश करो। शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सीधी नलिका ट्यूब्यूली रेक्टी, वृषण जालिका रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं वासा एफरेंटिया, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक वास डेफरेंस, तुम्बिका एम्प्यूला वास डेफरेंस। फिर यहाँ शुक्राशय वाहिनी मिलती है, जिससे बनती है स्खलनीय वाहिनी एजैकुलेटरी डक्ट, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, जिसके अलग अलग भाग हैं, पुरस्थ मूत्रमार्ग, झिल्लीय मूत्रमार्ग, शिश्नीय मूत्रमार्ग और अंत में मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर। ओह, काफी लंबा क्रम है। शुक्र जनन नलिकाएं, फिर सीधी नलिका, वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, फिर अधिवृषण, शुक्रवाहक, उसकी तुम्बिका, फिर स्खलनीय वाहिनी और आखिर में मूत्र मार्ग से बाहर। जी सर, मैं इस क्रम को बिल्कुल ऐसे ही याद रखूंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे। तो आज हमने मानव में लैंगिक जनन की मूल बातें और नर जनन तंत्र को पाठ्यक्रम की हर एक पंक्ति के हिसाब से विस्तार से समझा। रीट मेंस के लिए कुछ खास बातें जो हमने पढ़ी, उन्हें संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहली बात, लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स होते हैं, युग्मक बनते हैं, शुक्राणु अंडाणु, उनका निषेचन होता है और फिर युग्मनज बनता है। दूसरी, नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग सिर्फ वृषण है, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। बाकी सब सहायक अंग हैं, जैसे एपिडिडाइमीज, शुक्रवाहिनी, शिश्न या सहायक ग्रंथियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, वृषण कोश का तापमान शरीर से 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना शुक्र जनन के लिए अनिवार्य है। ये रीड का पसंदीदा सवाल है। चौथी, शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन और उनका संग्रह एपिडिडाइमिस में होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी, तीनों सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट, शुक्राणु सक्रियण 25-30% वीर्य, शुक्राशय सबसे ज्यादा योगदान 60%, फ्रुक्टोज का स्रोत, और काउपर लुब्रिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन, वीर्य बनाने और शुक्राणुओं की मदद करने के लिए जरूरी हैं। इनके योगदान का प्रतिशत और मुख्य स्राव ईईटी के लिए महत्वपूर्ण है। और छठी और सबसे महत्वपूर्ण, शुक्राणु प्रवाह का सही क्रम शुक्र जनन नलिका से लेकर मूत्रमार्ग तक बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स और खास तौर पर ये क्रम ईईटी मेंस परीक्षा में एमसीक्यू के रूप में या फिर संरचनाओं को सही क्रम में लगाने वाले प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज हमने जो भी पढ़ा उसकी हर पंक्ति महत्वपूर्ण थी। जी सर। अब मानव जनन तंत्र, उसके सभी भाग, उनके काम, सहायक ग्रंथियां और सबसे महत्वपूर्ण शुक्राणु प्रवाह का पूरा क्रम रीट परीक्षा के नजरिए से एकदम स्पष्ट हो गया है। आपके इस तरह लाइन बाय लाइन समझाने से ये काफी आसान लगा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। याद रखना, जीव विज्ञान में खासकर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में संरचना और कार्य को हमेशा एक साथ जोड़कर समझना चाहिए। और ये पूरा सिस्टम हार्मोन्स द्वारा भी बहुत बारीकी से नियंत्रित होता है, जिसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। जरा सोचो, प्रकृति ने कितनी जटिल और सटीक व्यवस्था बनाई है। अगली बार हम मादा जनन तंत्र पर इसी तरह विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका अच्छे से रिवीजन करना।